Hello, I welcome you all to session 3 of chapter 3. Let me share the screen. So the chapter 3 is a very interesting chapter wherein we had talked about the building blocks of matter. In first two chapters we discussed about matter, the properties of different states of matter on chemical property basis and on physical property basis. In this chapter we had talked at length about the basic building blocks of matter, which are molecules and atoms, right? So in the last two sessions of chapter 3 we had talked at length about atoms. Like we said that atom is the smallest indivisible particle of matter beyond which it cannot be further subdivided. Then we said that atom cannot exist independently. It can exist in combined form of like molecules or ions. We talked about atomic mass unit. Then we talked about elements and different types of like concepts prevailing for assigning symbols to elements. Then we talked about the various types of like then we talked about molecules, the concepts associated with molecule, the molecular mass, relative molecular mass. Then we talked about Dalton's atomic theory. Then we talked about laws of chemical combination. And now we, at the end of this chapter, we come over to, we are going to discuss a very important concept, मोल concept. कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, सिद्धांत को बोलते हैं. तो मोल एक कौन हिंदी में भी इसको मोल ही कहा जाता है. तो ये वो क्वांटिटी है किसी सब्सटेंस की जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है. और इसको हम कैसे दिखाते हैं? आइदर बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और देयर मास. ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ. किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, उसको हम दिखाने के दो तरीके हैं. एक तरीका तो होता है उनका नंबर कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, और जो पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स हैं उनका मास कितना है. ठीक है, ये दो तरीके हमारे पास होते हैं. तो ये जो अमाउंट है सब्सटेंस का, इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं. हमने पिछले दोनों सेशंस में पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो हम अगर एटम्स की बात करें तो उनका एटॉमिक नंबर भी हम डिटरमिन कर सकते हैं और उनका मास भी डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि हमें अमाउंट बताएगा भाई कितना अमाउंट एक एटम का रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. मास जो है एटम का वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मास जो है रिलेटिव मास होता है तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है. तो अगर मैं आसानी देखूं, ईज ऑफ कैलकुलेशन देखूं, तो देखिए मास तो कैलकुलेट करना पड़ता है और नंबर बड़ी आसानी से मैं केमिकल रिएक्शन पे एक नज़र मारूंगी और सीधा वहीं से नोट कर लूंगी कि भाई इसमें इतने मॉलिक्यूल्स इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो आप क्या, जब भी आपको कोई वैल्यू लेनी है तो आप कौन सी वैल्यू लेना पसंद करेंगे? वो जो आपको सीधी कहीं से मिल जाए या जो कैलकुलेट करनी पड़े? जाहिर है जो हमें सीधी मिल जाए हम उसी को प्रेफर करेंगे. यही वजह है कि चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए विल्हेम ऑसवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने सन 1896 में मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. ये मोल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर, पाइल, किसी चीज़ का जमावड़ा. ठीक है, और हम सब जानते हैं मैटर की जो डिफरेंट शेप्स हमारे मैटर जो है हमारे आसपास जो दिखता है वो क्या है? वो सब्सटेंसेस हैं. तो सब्सटेंसेस क्या है? वो पाइल ऑफ एटम्स है, एक तरह से पाइल ऑफ पार्टिकल्स हैं, पाइल ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि जिनसे मैटर बना हुआ है. ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, और हमने इसी चैप्टर में पढ़ा या आयन भी हो सकते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1896 में तो दे दिया ऑसवाल्ड ने, मगर इसको एक्सेप्ट देखिए कितने टाइम बाद किया गया, 68 सालों बाद. 4
71 सालों के बाद इसको एक्सेप्ट किया गया। अल्टीमेटली साइंटिस्टों ने पहले तो उनकी बात मानी नहीं, बाद में जब खूब मत्था मारा, देखा कैलकुलेशंस बड़ी लंबी हो जाती थी, तो उनको समझ आ गया कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो सैंपल है उसमें जो इतने सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्ट आयंस होते हैं, उनको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका वही है जो विलहेल्म ऑसवर्ल्ड ने दिया था। ठीक है, तो इसमें जो ऑसवर्ल्ड ने ये बताया कि जो मोल किसे कहते हैं। देखिए हमने इसी चैप्टर के पिछले सेशन में ये जाना कि एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो मॉलिक्यूल्स या आयंस की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, तो जो अगर हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस या पार्टिकल्स का जो नंबर पता हो, जो कि मोल कॉन्सेप्ट से हमें पता है एवोगैड्रो नंबर है, एवोगे ठीक है, तो वन मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच हैव अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। मैं ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो जो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, यानी उसका एटॉमिक मास जिसको हमने यूनिट्स में एटॉमिक मास यूनिट यू में एक्सप्रेस किया था, उसमें बस यू हटा के हम ग्राम्स लिख दें, तो एटॉमिक मास इन ग्राम्स में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब एवोगैड्रो नंबर को एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों ने कैलकुलेट कर लिया है, और वो है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटॉमिक मास इन ग्राम्स में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितनी क्वांटिटी में होते हैं, जो जितने मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। वो किस में यानी ग्राम एटॉमिक मास में, किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें, तो किसी भी सब्सटेंस के जो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, उनका मास जब भी हम उनका मास फिक्स होता है। फिक्स क्यों है, क्योंकि वो किसके बराबर है, वो उसके एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में सीखा कि जो सेम एलिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनका मास भी सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, तो ये हमें पहले से ही पता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एक मोल सब्सटेंस होता है उसका मास हमेशा फिक्स्ड होगा। ये बात हमें कहाँ से पता चली है, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पर हम ये बात एक्सप्लेन कर पाए हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मास ऑफ वन मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास है दैट इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बराबर होता है एलिमेंट के एक एटम के मास के इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यूनिट यू में लिखते हैं, यू शॉर्ट फॉर्म यू लिखते हैं। और एटॉमिक मास जो एटम्स का ग्राम्स में होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो अभी हमने कहा एक मोल एटम्स का जो मास है वो बराबर, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, और वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम। तो मैंने लिखा मोलर मास ऑफ एटम बराबर है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम। फिर मोलर मास क्या है, मोलर मास जो एटम का, इट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, मोलर मास की क्या डेफिनेशन है, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास यूनिट यू बराबर है एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ठीक है, यही बात कही है ना हमने।
मैं क्या करती हूँ, जो मैंने यूनिट्स में एटॉमिक मास निकाला उसको बस सेम नंबर लूंगी, बस उसके साथ में ग्राम लगा दूंगी, तो वो एटॉमिक मास इन ग्राम्स हो जाएगा। अब अगर मैं हाइड्रोजन को समझने की कोशिश करूँ, तो हाइड्रोजन में जो वन यू यू मतलब ये मैंने यूनिट्स में लिया है क्या, एटॉमिक मास लिया है, ठीक है। तो ये बराबर इसमें कितना एटम होंगे, हाइड्रोजन के एक एटम होगा, ठीक है। और 1 ग्राम यानी, और इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो ये इसका मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा। तो मैं लिख सकता, और हमने कहा मोलर एटॉमिक मास में कितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 22, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर मास इन एटॉमिक मास यूनिट या यू में दिया जाता है वो बराबर है इसी तरह से एटॉम मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स के। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें, पानी की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें मॉलिक्यूल्स के लिए, तो मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का एटॉमिक मास यूनिट में होता है वो 18 यूनिट हमें पता है। दो हाइड्रोजन के एटम है, 2 × 1 2 जमा 18 गुना 2 × 16 × 1, तो आपका हो गया 18 यू, ठीक है। तो ये 18 यूनिट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर में कितने एटम है, हाइड्रोजन पानी के कितने मॉलिक्यूल है, पानी के एक मॉलिक्यूल है। तो 18 ग्राम पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर कितने मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे, ठीक है, राइट। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर चुके हैं हम, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जो मास इन ग्राम्स है, मास इन ग्राम्स है उसको नंबर से रिलेट करते हैं। तो 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर बराबर रिलेटिव मास इन ग्राम्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, साइंटिस्ट लोग जब केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो तब जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन का पता लगाने के लिए इसको यूज करते हैं। और फिर ये कुछ इक्वेशंस आप देख सकते हैं। हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो हम कैसे करेंगे, जो मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मोलर मास तो हमें पता ही है वो क्या होता है, दैट इज अ ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, और वो बराबर 1 मोल के होता है ना। तो वो ये आपको हमने इक्वेट करके बता ही दिया। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल एन नीचे जीरो से दिखाते हैं, राइट। और ये भी मास मास निकालना हो तो मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे आप। इसी तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने निकालने हैं तो जो मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड करो और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। अभी एक बार रिपीट कर लें, हमने आज मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। हमने ये कहा कि साइंटिस्ट लोगों को क्या चाहिए होता है कि कितनी क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। ये कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है। इसको निकालने के लिए हम या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सहारा लेते हैं केमिस्ट, या फिर उनका मास जानना चाहते हैं। अब अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यानी कि डिटरमिन करने के दो तरीके हैं, चाहे एटॉमिक मास चाहे एटॉमिक नंबर निकाल लें। तो मास तो हमें निकालना पड़ता है, मगर उनका नंबर हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम कहाँ से देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से देख सकते हैं। ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया था ना, विलहेल्म ऑसवाल्ड ने 1896 में। एक्सेप्ट कब किया गया, और कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा के शब्द से। मोल जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसे हिंदी में भी इसको। और एक्सेप्ट कब किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया 1967 में। क्योंकि
71 साल बाद ये समझ आ गई कि भाई किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर तो पता नहीं करोड़ों खरबों मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं, तो उनको गिनना, उनको मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। मोल से आसान कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो और मोल को डिफाइन कैसे किया गया कि भाई जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस, जिनका मास उनके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स के बराबर होता है, उसको हम कहते हैं मोल। ध्यान दीजिए, रिपीट कर रही हूँ, वो क्वांटिटी, वो मात्रा एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या किसी और पार्टिकल्स की जो जिसका जो मास है वो उनके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर है ग्राम्स में, उसको हम मोल कहते हैं। और इसे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस हैं जिनके बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, कैपिटल एन जीरो से उसको दिखाते हैं। और अब हम बात करें क्या जो मास ऑफ वन मोल फिक्स होता है, वेरी करता है या फिक्स होता है? तो जवाब यह है कि वन मोल का मास हमेशा फिक्स्ड होता है। और जो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है वो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास, अभी मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनका मास रिलेटिव एटॉमिक मास के या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है उसको हम कहते हैं मोल कहते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ वन मोल बराबर किसके होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास के। और एटॉमिक मास की कैसे निकालते हैं, हमने पिछली क्लास में सीखा था, एलिमेंट के एक एटम का मास। और जो एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। और हमने एक मोल की डेफिनेशन करते हुए कहा, वन मोल इज द number of particles, atoms, ions or molecules who have a mass equal to its gram atomic or gram molecular mass। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं एक मोल का मास या मोलर मास एटम का बराबर किसके होगा? उसके मोलर मास विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। सारा कुछ उस डेफिनेशन से निकल के आ रहा है। तो मोलर मास कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट इज द मास ऑफ, मोलर मास क्या है? इट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स, ठीक है। और बहुत सिंपल है, हमने एटॉमिक मास तो हम निकाल ही सकते हैं यूनिट्स में, एटॉमिक मास यूनिट्स में, जिसको यू बोलते हैं। तो इसको जब हम यू के जगह ग्राम्स लगा देंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया हमने हाइड्रोजन का समझने के लिए। इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर मास, हमने एटॉमिक मास यूनिट वाला जो मॉलिक्यूलर मास है उसको साथ में मैंने ग्राम लगा दिया तो वो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया और मास इन ग्राम्स को यानी कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल से हम रिलेट कर लेते हैं। कैसे? देखिए कैसे कर लेते हैं। जब हम ये कहते हैं कि वन मोल of any substance has got एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यानी मास इन ग्राम्स किससे रिलेट हो गया? और हमने ये भी कहा कि वन मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ये यहाँ पर ये देखो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने क्या कर दिया? हमने मास को नंबर से रिलेट कर दिया। नंबर हमारे लिए आसान है इक्वेशन से देख के लगाना, और मोल ने नंबर और मास को रिलेट करने में आसानी कर दी हमें, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है केमिस्ट लोग यूज करते हैं। तो नंबर, और अब इसके बाद में न्यूमेरिकल्स आपको करने होते हैं कुछ, मैंने इक्वेशंस आपको आपका काम आसान करने के लिए दिए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें तब आपको मदद करती हैं। So with that we come to an end of this chapter, and chapter 3 we have finished chapter 3 today. So I will stop sharing. So till we meet in the next session with in chapter exercises that are remaining and the exercise at the end of chapter 3. All the best to you.